भाई लोग, शुभम। आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन चुका हूँ और अब से कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ना कोई जॉब, ना गर्लफ्रेंड, ना ना कोई भी चीज़ जो मुझे बांध सके, ऐसी कोई भी चीज़, ना शादी, ना बच्चे, ना बीवी। तो ये शुभम अब फुल टाइम यूट्यूबर अपनी नॉलेज यूट्यूब में, इस कैमरे में आपको देगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ, आज ये शुभम आपको बताएंगे जो ट्रेलर आया है रामायण का, उसके बारे में। रामायण का ट्रेलर बहुत पहले से ही लीक हो रहा था ये वो, तो अभी वो 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। उसके लिए जो रिव्यूअर लोग हैं, जो जितने भी रिव्यू करने वाले हैं, वो अच्छे से वो बता नहीं पा रहे हैं कि ट्रेलर कैसा है। वो सब सॉफ्ट हैं, बट मेरे हिसाब से ट्रेलर लो एवरेज है, लो लो क्वालिटी का है। क्योंकि देखिए ना, उनकी आप दाढ़ी और बाल देखिए, बिल्कुल नकली दिख रहा है। दाढ़ी और बाल बिल्कुल भी नकली दिख रहा है। और मतलब ये है कि इतनी महंगी जो ये मूवी है रामायण की, 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ में 2 पार्ट, मतलब 2,000 करोड़ में एक पार्ट। तो 2,000 करोड़ रुपए की जो मूवी है वो ऐसी दिख रही है। ऐसी तो जो इससे सस्ती सस्ती 100-200 करोड़ की मूवी जो मगधीरा थी, और फिर इधर बाहुबली थी, वो इससे अच्छी दिखती हैं। उसका जो वो सेट वगैरह है, जो भी इफेक्ट्स है, वो रियल लगते हैं। लेकिन यहाँ तो साला कुछ भी चीज़ रियल नहीं लग रहा है। यहाँ इन लोगों की जब दाढ़ी बाल रियल नहीं लग रही, तो और किस चीज। वो विवेक ओबराय जो था, उसका आप देखिए, मूछ और बाल, दाढ़ी, वो सब नकली लग रहा है। जो अरुण गोविल जो हैं, उनका जो दाढ़ी बाल है, अरे दाढ़ी बाल उगने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने का समय लगेगा? 2 महीने का समय लगेगा। तो 2 महीने में आप ओरिजिनल दाढ़ी बाल सॉरी ओरिजिनल दाढ़ी बाल में आप आ जाइए। वो जो एनिमल में वो रणवीर कपूर का वो जो दाढ़ी बाल था, वो दिख रहा था, वो असली दाढ़ी बाल था, तो वो ठीक था। तो वैसे ही रामायण जैसी जो मूवी आप बना रहे हैं, तो आप जो इतना देश भर के लोगों का जो इमोशन है इस रामायण और महाभारत के प्रति, रामायण के प्रति स्पेशली, तो इमोशनल के साथ आप क्यों खेल रहे हैं? आप दाढ़ी उगा लीजिए, आप बाल उगा लीजिए, 2 महीने का समय ले लीजिए आप। तो जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आप अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, आप दिल से कीजिए वो काम, तो वो अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन नहीं। अभी पिछली बार जो आदि पुरुष आई थी, वो तो चलो एक नौटंकी ही थी। तो उसमें भी यही सब था कि उसमें सैफ अली खान का जो बाल था वो स्पाइस कट, बिल्कुल न्यू एज मॉडल की तरह था। उससे ये बेटर है, बट रामायण बनाने के लिए जो दिल चाहिए वो नहीं है इसमें। तो ऐसे ही और जो रिव्यूअर बोल रहे हैं कि वाई सो मच हेट, ये हेट वो हेट, अरे भाई हेट तो करेंगे ही ना लोग। आप जब रामायण बनाने के लिए 2,000 करोड़, हाँ अगर आप बोले होते कि अरे रामायण है और 100-200 करोड़, 500 करोड़, जितने में सब मूवी बनती हैं, उतने की होती तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता। जैसे कि वो जो आई थी हनुमान मूवी, उससे लोग वो जानते थे कि यार ये तो बस 100 करोड़ में बनी है, 100 करोड़ में टोटल मूवी बनी है, तो उससे लोग इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी बनी थी। अभी ये नागबंधन मूवी आई थी,
तो लोग मतलब ये लोग जानते हैं कि 150 करोड़, 80 करोड़, 150 करोड़ में बन रही मूवी है, तो ये कितनी कैसी ही रहेगी। तो जैसी भी बनती है वो उनका जो बनाने का इंटेंशन, जो दिल रहता है वो अच्छा रहता है। और ये जो रामायण मूवी है ये बेसिकली ये बनी है फॉरेनर लोगों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, फॉरेनर वाले देखें उनकी तरफ से। लेकिन फॉरेनर में इतनी अच्छी अच्छी जो मूवी बन रही हैं, जो 2008 की वो जो हल्क थी मूवी, और फिर डार्क नाइट वगैरह, फास्ट एंड फ्यूरियस, जो 2008 की उधर की मूवी थी वो इससे बेटर मूवी है। तो वो ये सब CGI VFX इन सब के चक्कर में आप मूवी देखिए। जैसे एक दंगल मूवी थी, वो इमोशन के साथ, उसको जो बनाने में जो दिल लगा था वो बहुत अच्छा था, उसका इमोशन वो लोगों को टच कर दिया, वो 2000 करोड़ रुपए कमा गई। तो ऐसी ही रामायण के लिए ज़्यादा VFX की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रियल जंगल में शूट कीजिए, आप रियल लोकेशन में रियल दाढ़ी बाल के साथ आप शूट कीजिए। ज़्यादा दाढ़ी की ज़रूरत तो थी नहीं राम भगवान में। और यश की तो रावण के लिए वैसी भी दाढ़ी थी, और यश को कितना बाल, कितनी दाढ़ी, अरे इतना दाढ़ी बाल क्यों चाहिए रावण को ही वो महात्मा वो सब थोड़ी था कि वो इतना दाढ़ी बाल। वो भी एक राजा था, तो राजा पहले क्या बाल नहीं कटवाते थे, दाढ़ी नहीं बनवाते थे। तो वो रावण भी, और रावण बल्कि रावण वो जो पिछला वाला रावण रामानंद सागर का था वो ठीक था। पहले के लोग बाल रखते थे बड़े बड़े, लेकिन ऐसा नहीं था कि दाढ़ी भी रखेंगे और बाल भी रखेंगे। तो रावण ऐसा तो बिल्कुल, रावण एक पंडित था, ज्ञानी था। तो ज्ञानी ऐसे जटाजूट नहीं रखते थे इतने बड़े बड़े। हाँ तो और खैर रावण जो यश बना है रावण, तो वो काफ़ी सही है। रावण जो उसका रोल है वो काफ़ी सही है, दहाड़ता है रावण राज, तो वो काफ़ी सही है। और विलन का रोल है उसमें, तो यश अपना रोल तो ठीक कर रहा है। हाँ, और उस रोल में बहुत मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि विलन का रोल वो उसमें ज़्यादा इमोशन, वो उसको बस अपना एटीट्यूड और अपना गुस्सा दिखाना होगा। लेकिन जो इधर रणबीर कपूर वाला रोल है राम का, तो इसमें आपको सिंप्लिसिटी, आपको इमोशन भी दिखाने पड़ेंगे, अपने जो इमोशनल है उसको भी दिखाना पड़ेगा। और जो इमोशनल के साथ साथ और जो स्किल, जो आपकी जो आपको मंत्र मुग्ध करने की जो आपकी मधुरता वाली स्किल है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो उसमें रणबीर कपूर ठीक अपना जॉब कर रहा है। मतलब इमोशनल के बेस पे ये मूवी परफेक्ट बन जाती, लेकिन इसका जो इतना ज़्यादा पैसा लगाने वाली जो बात है ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रही है। तो रामायण का ट्रेलर तो मतलब VFX के तौर पर ये, और इतना पैसा लगाने के बाद ये उतना पैसा लगाने लायक नहीं है। हाँ, अगर ये बोलते कि 400-500 करोड़ में बनी है तो मान सकते थे कि हाँ 400-500 करोड़ में बनी होगी, और दोनों पार्ट मिला के 800 करोड़ तक। तो ये मेन सीन है। और बाकी मूवी देखने सभी जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अच्छी मूवी तो बन नहीं रही दीपावली पे, और इधर कोई अच्छी मूवी आ नहीं है। सब वही छपरी वाली मूवी और ओवर द टॉप। अरे कहानी कोई अच्छी मूवी थी नहीं, है नहीं, कोई फैमिली एंटरटेनमेंट वाली मूवी भी नहीं बन रही। तो मूवी देखने तो बहुत लोग जाएंगे, और ये मूवी 2000 करोड़ 2500 करोड़ तक कमाएगी। 2000 करोड़ तक, 2000 से 2500 करोड़ तक ये मूवी कमाएगी। तो हाँ, लेकिन अब वही है कि उधर हॉलीडे रहेगा, दीपावली रहेगा, तो ये मूवी काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी। लेकिन ये जो इतना पैसा बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ में बनी है, तो इतनी मूवी तो नहीं कमा पाएगी, क्योंकि इतना ऑडियंस नहीं देखने जा रही है मूवी। अब बात करते हैं कुछ दूसरी, इस फिल्म जगत से हट के।
और फिल्म जगत की बात करें तो एक जो अभी मूवी आई है आर्यभट्ट का जीरो, हिमांशु कोहली जिसमें है लीड, और हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उस हीरोइन को देखा हूँ। कौन सी मूवी थी, प्यार का पंचनामा 2 में वो मूवी थी, वो हीरोइन थी, वो एक्ट्रेस थी सनी सिंह के अपोजिट। सनी सिंह को चीट कर देती है तो सनी सिंह बोलता है कि अरे वो पुलिस स्टेशन में जाके वो जब बदल जाती है तभी सनी सिंह को वो बहुत घुमाती है ये लड़की, ये जो इसमें एक्ट्रेस है वो, मुझे वो मूवी याद आ रही है। मैंने वो मूवी जनवरी में देखा था वो अपने मोबाइल में, तो मुझे वो याद आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़की उसको बहुत घुमाती है, इसके फैमिली वाले भी, और वो सिम्प की तरह वैसे पीछे पीछे से घूमता रहता है सोचता है कि शादी की बात करेगी, लेकिन वो शादी और वो उसकी प्रोफाइल भी शादी.com में बनाता है। फिर वो क्या करती है वो लड़की की इसको मतलब वो लड़की इसको घुमाती है, इसके पैसे, इसका घर का काम करवाती है, पैसा भी इसका खा लेती है, फिर बाद में दूसरे के साथ शादी करने वाली होती है। फिर ये इस सनी सिंह को इस लड़की की असलियत उस मूवी में पता चलती है लास्ट में। और तीनों लोग जो उसमें थे, तीनों एक्टर लोग थे, तो तीनों एक्ट्रेस लास्ट में उनको चीट कर देती हैं, धोखा दे देती हैं। फिर वो लास्ट में अपनी मम्मी के पास फोन लगाते हैं। तो वो मूवी मेरी फेवरेट मूवी है, वो एक ट्रू मूवी है लव के बारे में, तो वो मूवी मेरी फेवरेट मूवी है ऑल टाइम। तो वही एक्ट्रेस इसमें है, इसमें भी यार कमाल की बात ये है कि वो एक्ट्रेस इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट इस मूवी में भी वो करती है कि वो क्या करती है कि वो एक अमीर जो एसडीएम लड़का है, पहले वो इस लड़के के साथ मैं ये मूवी देखूंगा तो जैसा ट्रेलर में देख के मुझे पता लगा, तो वो लड़का जो है तो वो बेरोजगार है, तो और वो उसकी शादी हो जाती है किससे, जो एसडीएम है, तो एसडीएम जो है उसके साथ हो जाती है। तो फिर ये लड़का जो है वो आईएएस की तैयारी करने वाला होता है। वो बोलता है कि मैं उससे भी बड़ा बनूंगा, वो एसडीएम है तो मैं डीएम कलेक्टर आईएएस बनूंगा। तो वो आईएएस की तैयारी करने जाता है। फिर फर्स्ट बार में उसका नहीं होता तो वो बोलता है कि सेकंड चांस मैं लूँगा। तो उसके जो पिताजी उसमें बने हैं, तो वो पिताजी उसमें उसको डांटते हैं, फटकारते हैं कि तेरा इस जन्म में नहीं हो पाएगा। तो वो मूवी बहुत ही इंस्पायर होने वाली है। तो ये मूवी सही है, ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जितने भी मेरे दर्शक, मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई देख ले, ये ट्रू इवेंट, ये मतलब आपको कुछ सीख देते। मुझे ऐसी मूवी बहुत पसंद आती हैं कि जो ज़्यादा शो ऑफ ना करें, जो ज़्यादा ओवर द टॉप ना जाएं, जो रियलिटी आप जो इस समाज की जो रियलिटी है वो दिखाएं, जिससे कुछ सीखने को मिले। जैसे आप जब पैसा लगा के देखने जा रहे हैं तो आप कुछ सीखें। और इससे पहले जैसी कॉमेडी मूवीज आई थी, धमाल 4, वेलकम टू जंगल, हाउसफुल 5, ये सब मूवी ब्रेन रॉट मूवी, ये आपके दिमाग को और कचरा भर देंगी। तो ऐसी मूवीज़ नहीं, लेकिन जो ये आर्यभट्ट का जीरो है, ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं सलाह देता हूँ आपको कि प्लीज़ ये मूवी आप ज़रूर देखनी चाहिए, आर्यभट्ट का जीरो। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। और क्योंकि यार इससे आपको पता चलेगा कि लड़कियाँ, औरतें और किस चीज़ को प्रायोरिटी देती हैं। रिच लोगों के साथ ये असली प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो लास्ट में सेटल होती हैं तो वो असली मतलब पैसे वालों के पास ही या जॉब के वालों के पास ही वो सेटल होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस मूवी से। तो नहीं, ये सब जो है, ये चीज़ें, ये सब मैं अपने गांव में भी देख रहा हूँ कि जो बड़े बाप के लड़के हैं, जिनके बाप सरकारी नौकर हैं या जिनके पास बड़े घर हैं। और मुझे याद आ रहा है एक लड़की थी,
वो एक लड़के को बहुत भाव दे रही थी, वो लड़का भी उसके पीछे पीछे बहुत भाग रहा था, लेकिन उसके पास उतनी अच्छी नौकरी और पैसा नहीं था। तो उसके बगल में, जस्ट बगल में एक लड़के के पास अच्छा घर था, पैसा था, उसके पिताजी के पास सरकारी नौकरी में थे। तो वही लड़की की शादी उसके यहाँ हो गई और वो लड़का उसके बारात में गया था और सब खाया पिया साथ में भी। मैं तो हम लोग बहुत हंस रहे थे कि यार क्या हो रहा है ये सब। तो ये सब होता है। तो ये जो मूवी है सेम उसी टाइप की है। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, आप रिलेट भी करेंगे किसी ना किसी, आप खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं और आप अगल बगल में किसी न किसी के साथ तो रिलेट करेंगे ही, क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है अब आज के समय में कि लड़कियां पहले डेट करेंगी। वैसे तो जो बैड बॉय थोड़ा सा फीमेल टाइप के हो गए, बेरोजगार जो घूमते रहेंगे गाड़ियों में स्टाइल मारते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र हो जाएगी, 2-4 बॉडी काउंट बढ़ जाएगा, धोखा वगैरह मिल जाएगा, फिर वो जब शादी की बात होगी तो किसी ऐसे सिंप चोमू लड़के के साथ जो चश्मा वगैरह लगा के जिसकी नौकरी होगी, जो गुलाम होगा, वो उसके साथ उसको बांध देते हैं। तो वो लड़की अपना लड़का वो गुलाम ही रहता है। पहले वो जॉब का भी गुलाम होता है, नौकरी का भी, और बीवी का भी गुलाम रहता है। बीवी हो गया, उसको बस प्रोवाइडर के रूप में देखती है, उसका बस पैसा वगैरह के लिए लेती है, उसको भाव देती है। और फिर जब वो नौकरी पे चला जाता है तो अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से चैट करके मज़े लेती रहती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ। तो हाँ, तो यही होता है। अब जैसे कि जितने भी सिंप हैं, जितने भी नाइस गाय हैं, मैं उनका हाल देख रहा हूँ जो शादी कर चुके हैं। मैं उनका देख रहा हूँ कि बस वो साल 2 साल 5 साल उनका चलता है रिलेशन, इसके बाद लड़कियाँ चेंज हो जाती हैं, वो अपना दूसरा देखने लगती हैं। लड़कियों औरतों का कब बदल जाएं इसका कोई भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो हार्मोन, वो इमोशन के बेस पे चलती हैं। जब जिसके प्रति इमोशन आया रहता है कुछ देर, 4-6 महीने साल, तो तब तक रहती हैं। फिर दूसरों के साथ इमोशनल तार जुड़ जाता है तो दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाता है। जहाँ कुछ सामाजिक दबाव के चलते कुछ रुकती हैं, और जैसे ही सामाजिक दबाव कम होता दिखता है तो वो अपना दूसरे के साथ सेटल हो जाती हैं। ये होता है। तो मैं बात कर रहा था वो हिमांशु कोहली की जो मूवी आने वाली है, आर्यभट्ट का जीरो। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आर्यभट्ट का जीरो ट्रेलर, तो वो मूवी का ट्रेलर आ जाएगा। मूवी का ट्रेलर आप देखिए, ट्रेलर देखने में उसमें वो रवि किशन भी है, तो वो काफ़ी अच्छा रोल किया है रवि किशन। और ये जो गाने हैं टॉक्सिक, ये जो रोमांटिक सॉन्ग और लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ये गाने ब्रेन वॉश कर रहे हैं लड़के लड़कियों का। रील्स में जो सैड सॉन्ग लगे होते हैं पीछे, स्लो रिवर्स में सैड सॉन्ग बजते रहते हैं, बहुत ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये सब गाने आपको नहीं सुनने चाहिए। मूवीज़ आप अच्छी मूवीज़ अगर आप चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर लें। मैं तो मूवीज़ का रिव्यू ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं मूवीज़ अगर देखना चाहूँ तो मैं ये शाहरुख की और जितने भी ये सिंप और ये रोमांटिक टाइप की मूवीज़ है, ये सब मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। क्योंकि यार जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सुनते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। ये तो फैक्ट है। जो लोग बोलते हैं कि मूवीज़ जो हैं वो वो लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं डालती, वो डालती हैं। हर चीज़ जो आप देखते सुनते हैं उसका आपके मन में प्रभाव पड़ता है, ये बात सत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो ये चीज़ें तो आपको कंफर्म करनी पड़ेगी कि आपको गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। फूहड़, कॉमेडी और गाली बाज जो जो सब होता है, ये सब आपको नहीं देखना चाहिए। ऐसी चीज़ें आप देखें सुने जिससे आपको कुछ सीख मिले,
तो ये होता है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सारे नए जो लड़के हैं वो जो दाढ़ी बढ़वा के और जो सिंप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं रात रात भर, अपना बॉडी काउंट बढ़ा रहे हैं, वो बहुत बीमार हो रहे हैं। उनको बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वायरस हो रहा है। मेरा एक रिलेटिव है, वो बहुत ज़्यादा अपने को चैट वो समझता था, वो सोचता था कि बहुत वो लड़कियों से बात करता था इंस्टाग्राम पे, वो अपना ईएमआई पे लेके आईफोन दिखाता था और गाड़ी वगैरह सब लोन पे लेके रात रात भर चैट करता था और बहुत लड़कियों के साथ सोता था ये सब। तो आखिरकार उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको इन्फेक्शन हो गया, वो मोटा हो गया, उसका पेट निकल आया, तो वो बीमार ही रहने लगा, उसको खाना भी नहीं पचता, तो वो बीमार हो गया, बिल्कुल बीमार हो गया। तो मैंने उसे समझाया था कि ये सब मत करो, ये सब करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, खुद से प्यार करो। लेकिन वो साला कुत्ता है, वो दूसरों कुत्तियों के पीछे ही भागेगा। वो कुत्ते को अगर आप कितना भी समझाओगे, वो कुत्तियों के पीछे भागेंगे ही, तो उसको समझाना व्यर्थ था। तो मैंने अपनी जो एनर्जी थी वो उसे समझाने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं। मैं जीता हूँ अपने शर्तों पे, मैं जीता हूँ खुद के लिए, मैं जिद से जीता हूँ। मुझे जीना है, मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत वर्षों तक, दशकों शताब्दियों तक मुझे जीना है। मैं अमर हूँ, तो मुझे किसी के लिए नहीं जीना है कि मैं अपनी बीवी के लिए जी रहा हूँ, कि अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ, कि अपने बच्चे को संपत्ति दे दूँ, कि अपने नाती को संपत्ति दे दूँ। अरे मैं ना अपने बच्चे को देखने के लिए जी रहा हूँ, ना अपनी बीवी को देखने के लिए, ना बीवी बच्चे, ना नाती पोते, किसी को मैं सिर्फ खुद के लिए जी रहा हूँ। और क्योंकि यार बीवी बच्चे होते क्या हैं, जो लव मैरिज करते हैं उसकी भी बीवी बदल जाती है, जो अरेंज मैरिज करते हैं वो तो महालीचड़ हैं, क्योंकि वो उनके जो पिताजी या कोई पंडित नाऊ ये सब किसी रिश्तेदार बता देते हैं कि अरे वहाँ एक लड़की है, वहाँ एक लड़का है, तो ऐसे में शादी हो जाती है अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज वाले तो बिल्कुल ही नपुंसक होते हैं, लव मैरिज वाले तो फिर भी एक रिस्क टेकर होते हैं कि वो रिस्क लेते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज वाले तो गधे होते हैं, बिल्कुल गधे। तो यही है। हाँ, वो ये जरूर है कि कभी कभी अरेंज मैरिज वालों की मैरिज टिकती है, लेकिन वो एक जुआ है। वो एक बेट है, बेट लगा दिए, किसी का चल गया, किसी का कट रहा है, तो ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदगी बस काट रहे हैं। उनका खुद पे ध्यान नहीं है, गुलामों की तरह नौकरी करे जा रहे हैं, बीवी को के लिए, बच्चों के लिए फीस देने के लिए, वही स्कूल में वही चीज़ें पढ़ रहे हैं और भी बच्चों को खिला रहे हैं, कपड़े दिलवा रहे हैं, उसी में मर खट रहे हैं। और ये समाज में के साथ आप जितना रहेंगे ना, ये समाज के लोग आपको परेशान कर देंगे। समाज के लोगों के साथ रहने से वो बस गुलाम है, और वो बस गुलामी की बातें ही करेंगे। वो उनके और दिमाग में कुछ क्रिएटिव चीज़ नहीं आएगी, कुछ बड़ी चीज़ नहीं आएगी, बस वो गुलामी वाली बातें करेंगे कि ये प्रथा, वो प्रथा, ये इसका पालन करना है, वो ऐसा है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके बच्चे नहीं हो रहे। अरे तुम्हें क्या मतलब है? जब कोई आदमी आज़ाद जीना चाहता है, बीवी बच्चे नहीं हैं, तो तुम्हें क्या मतलब है? अब मेरा ही देखिए, ना मैं नौकरी करता, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना मेरे बीबी है, ना बच्चे हैं, मैं आज़ाद ज़िंदगी जीता हूँ, खुशी के साथ जीता हूँ, मैं खुद में खुश हूँ। तो और लोगों को क्या तकलीफ़ है? मैं खुद में खुश हूँ, तो और लोगों को क्या तकलीफ़ है? मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। मैं डेली इस संसार में क्या हो रहा है, मुझे उसी से खुशी मिलती है, मेरा वही इंटरटेनमेंट है। कौन सी मूवीज रिलीज हो रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मेरी बीवी को दस्त है, कि मेरी बीवी को पाइल्स हो गया, कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो गया, यहाँ पढ़ रहे हैं,
ये बीमारी हो गई, मुझे इन सब से नहीं मतलब है। मैं किस लिए रोज़ सुबह जागता हूँ कि आज इस दुनिया में क्या हुआ, आज टेक्नोलॉजी में क्या नया चेंज आया है। मुझे ये सब चीज़ें एक तरीके से किक देती हैं कि आज कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज क्या नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, आज इस दुनिया में क्या हो रहा है। मैं इस दुनिया से जुड़ा हूँ। और आजकल के जो लोग हैं, मतलब आजकल जो इतने साइंस ने तरक्की कर ली है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना जो नॉलेज है अपने पास, सोशल मीडिया है, तो हम लोगों को ज़रूरत ही क्या है। और मैं किसी ह्यूमन को नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद के साथ खुश हूँ तो लोगों को क्या तकलीफ़ है। अब सभी लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है। जैसे जो लोग परिवार में रहे हैं, जो लोग समाज के साथ रहे हैं, जो लोग बिना बीवी बच्चे बिना किसी के साथ अ, बोलते हुए नहीं रह सकते, तो वो अपना देखें। और मैं खुद खुश रहता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, अपनी बॉडी पे ध्यान देता हूँ, रनिंग करता हूँ, जंक फूड पैक्ड फूड ये सब नहीं खाता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी पे ना ध्यान दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मैं खुद मतलब एनर्जेटिक रहता हूँ, खुद के साथ खुश रहता हूँ। I feel good. I feel very happy. I'm no regret anything, anyone. So I don't depend my happiness to others people, others living thing. मैं नॉन लिविंग थिंग के साथ खुश रहता हूँ। जैसे कि मैं व्हेन आई सॉ अ सन, राइजिंग सन, और जैसे मैं सूर्यास्त को भी देखता हूँ, या सूर्य जब उगते हैं तब देखता हूँ, मुझे उसी में खुशी मिलती है। मुझे जब सुबह शाम जब मैं गहरी सांस लेता हूँ, मुझे ताज़ी हवा मिलती है, तो मुझे उसी में खुशी मिलती है। मुझे जब अच्छी नदियाँ दिखती हैं, पहाड़ दिखते हैं, रात में जब मैं सोता हूँ, तो मुझे जब इसी सब में खुशी मिल रही है, तो यार क्या मतलब है। मतलब कि मुझे बच्चा पैदा करने और मतलब मुझे बाप बनने में और ये सब नहीं अच्छा लगता मुझे ये सब चीज़ें। तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं अपराध तो नहीं ही कर रहा हूँ। अच्छे काम भले ना करूँ, लेकिन मैं अपराध तो कम से कम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लोग मुझे टॉक्सिक बोले हैं, बैड बॉय बोले, वो तो मैं हूँ ही। मैं नाइस गाय नहीं हूँ कि जो सर हिलाएंगे कि मुझे गुलामी मंजूर है, वो तो मुझे मंजूर नहीं है। मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन सर तो झुका नहीं सकता। अगर हथकड़ी लगी हाथ में, पैर में अगर हथकड़ी लगी है, पैर में अगर जंजीरें हैं, तो जंजीरें मैं काटूंगा। अगर जंजीरें नहीं कटेंगी तो मैं अपना पैर काट दूंगा, लेकिन मैं बंधा तो नहीं रहूँगा। ना मैं बंधता हूँ, ना मैं बांधता हूँ। मैं ऐसे ही जीता हूँ यार। यही मेरी लाइफ स्टाइल है। दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। सो मैं यार, जब क्या हुआ ना कि जब मैं 10 साल का था, तभी मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। तो उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बन गया। अब कोई मुझे बोलेगा कि तुम इससे शादी कर लो, तुम बच्चे पैदा कर लो, तुम ये कर लो, तुम नौकरी, अगर नौकरी करूँगा तो कोई बोलेगा कि तुम जो मैं बोलूँगा वो करोगे, तो अब मुझसे हो पाएगा। मेरे पिताजी अगर होते, अगर वो मुझे आदेश देते, मुझे गुलामी करने के लिए बोलते, तो मेरी आदत पड़ी रहती, तो मैं वो वही सब करता। मेरे पिताजी लाते कहीं से रिश्ता मेरे शादी के लिए, तो मुझे करनी पड़ती, क्योंकि मैं उनसे अब क्या बोलता। लेकिन जब 10 साल से ना मेरे बड़े भाई हैं, ना मेरे कोई हैं, मैं जब फ्रीली जी रहा हूँ, इंडिपेंडेंट जी रहा हूँ, तो अब जाके समाज वाले बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, तो अब तो नहीं हो पाएगा। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं ऐसे में ही बहुत खुश हूँ। मतलब मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंदर से फील करता हूँ खुशी।
जब मैं सोता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, जब मैं वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। चीप प्लेज़र नहीं मिलता मुझे, जो जो मैंने अर्न किया है वो डोपामिन मिलता है। जब मेरा जो स्टमक खाली रहता है तब मुझे खुशी मिलती है। जब मैं अच्छी चीज़ें खाता हूँ, जंक फूड नहीं खाता हूँ, तब मुझे खुशी मिलती है। जंक फूड, शुगर फूड ये सब खाने से डोपामिन मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो आपको अंदर से ताकत मिलती है। तो वो चीज़ें की खुशी जो है वो बहुत डीप होती है। आज़ादी की कीमत जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लोग उस आज़ादी की कीमत नहीं चुका पाते, इसलिए उसको बोलते हैं कि आज़ादी की कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था 10 साल से। जब से मेरे पिताजी का मेरे सर से उनका हाथ छूटा है तभी से मैं आवारा हो गया हूँ, आज़ाद हो गया हूँ। आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। कोई मुझे नहीं बांध सकता, ना मैं किसी को बांधूँगा, ना खुद बंधूँगा। शुभम आज़ाद था, शुभम आज़ाद हैं, शुभम आज़ाद रहेंगे।